सोना भी सस्ता हो गया है। इसमें कस्टम ड्यूटी क्या हो गई है, कम हो गई है। आप ज्वेलरी ले सकते हैं। अगर मान लो आपका सोना 76,000 का था तो अराउंड 10% के अराउंड कस्टम ड्यूटी कम हुई है और ये बहुत हद तक 68-69,000 तक आपको अब मिलने चालू हो जाएगा। नीतीश और नायडू का बजट इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि इनके जो स्टेट है उनको बहुत ज्यादा पैसा मिलने वाला है। तेलंगाना से हटी तो उसने अपनी कैपिटल खो दी, कैपिटल हैदराबाद क्या कर दी, खो दी। तो अब वो लोग नया कैपिटल बनाने वाले हैं आंध्र प्रदेश, कौन सी, अमरावती। तो उसके ऊपर ये क्या करना चाहते हैं, एक्सपेंसेस खर्च करना चाहते हैं। भाई साहब बिहार के लिए भी 26,000 करोड़ दिए गए हैं ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर, ये नालंदा में जा रही है इंडियन गवर्नमेंट, बिकॉज वो चाहते हैं कि पहले अगर 10 में से 2 लोग क्या करते थे, टैक्स पे करते थे, तो अब 10 में से 6 लोग क्या कर पाए, टैक्स पे करें। क्योंकि ओनली मान लो आज के जो 20 लाख है, 2005 के जो 20 लाख है, वो 2024 के कितने हुए, 30 लाख रुपए। लेकिन अब क्या कर रहे हैं ये लोग, गेम खेल रहे हैं भाई साहब, तेज बुद्धि के हैं ना। अब आपके ऊपर कोई महंगाई भत्ता नहीं होगा, बल्कि इन्होंने क्या कर दिया है, 12.5% आपको टैक्स तो देना ही पड़ेगा। और वो कितने पे देना पड़ेगा, जैसे मान लो भाई को 1 करोड़ मिल रहे हैं, 1 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं, तो उसके ऊपर एंजल टैक्स लगता था। एंजल टैक्स लगने की वजह से 30% रुपए कटौती होने के बाद टोटल जो पैसा मिलने वाला होता है वो कितना मिल रहा है, 70 लाख। लेकिन अब एंजल टैक्स क्या हो गया भाई साहब, हट गया है और अब आपको पूरे के पूरे 1 करोड़ रुपए आपके खाते में, क्या कीजिएगा इतनी बड़ी अमाउंट का। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल रैंकर्स जंक्शन में। अब आ गया है 2024 का बहुत ही ज्यादा हाईलाइटेड मुद्दा, वो है 2024 का बजट। बजट बजट बजट, जहां देखो वहां बजट के बारे में चर्चा हो रही है। और एक बहुत ही फेमस स्लोगन, बहुत ही ज्यादा फेमस हो गया है, और वो है कि गरीबों को मिली सब्सिडी, अमीरों को मिला रिबेट, मिडिल क्लास इंसानों को मिला सिर्फ और सिर्फ न्यूज चैनल में डिबेट। बजट बजट बजट, हर जगह बजट के बारे में बात कर रहे हैं। 2024 का बजट का मुद्दा जो है ना, बहुत ही ज्यादा हाईलाइटेड मुद्दा है अभी फिलहाल में। विपक्ष के कारण से ये मुद्दा इतना ज्यादा हाईलाइटेड है क्योंकि इस बार विपक्ष पावर में है, तो हो सकता है कि सोशल मीडिया और इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा हो पा रही है। सोशल मीडिया बहुत ही ज्यादा क्या हो रही है, प्रभावित हो पा रही है। किसकी वजह से, विपक्ष की वजह से। ऑब्वियसली राहुल गांधी जी ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया है एज अ विपक्ष नेता के। खैर, इस बार सबसे ज्यादा जो निराश हुए हैं बजट से वो कौन है, मिडिल क्लास फैमिलीज। अब निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को बजट क्या करती हैं, प्रस्तावित करती हैं और एक अपने आप में रिकॉर्ड बनाती हैं, जो कि क्या है कि अभी तक सबसे ज्यादा बार जिन्होंने बजट के ऊपर बोला है और जो बजट लेकर आई हैं वो इकलौती महिला जो है वो निर्मला सीतारमण जी है। और इस बार जो इन्होंने स्पीच दी है वो तो भाई साहब 85 मिनट की स्पीच दी है और बजट के बारे में, बजट के संदर्भ में सारी की सारे बयान इन्होंने दिए थे 23 जुलाई को और 11 बजे। अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट स्लैब के बारे में अगर आपको जानकारी वैसे तो होगी, लेकिन फिर भी हम आपको बता दें कि अगर 3 लाख अप टू 3 लाख अगर आपकी इनकम है तो आपको कोई इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा, बहुत अच्छी बात है। और अगर आप 3 से 7 लाख रुपए कमाते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा लोग प्रभावित हुए हैं, उनको 5% क्या देना पड़ेगा, इनकम टैक्स देना तो पड़ेगा भाई। 7 से 10 में 10%, 10 से 12 में 15%, 12 से 15 में 20% और 15 लाख से ऊपर वालों को कितने, 30% का क्या है तुम्हारा इंडेक्स दिया हुआ है, स्लैब दिया हुआ है। खैर फिर भी ठीक है, समझते हैं। और अब लोगों को समझ में नहीं आता कि बजट होता क्या है, तो इसको हम ऐसे बता सकते हैं, जैसे आपके घर में जो इनकम सोर्स होते हैं या पैसे कमाने के जरिए होते हैं या पैसे कमाने वाले लोग होते हैं, वो क्या कहलाती है, हमारी इनकम कहलाती है। और इसी के साथ जो खर्चे होते हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारे एक्सपेंसेस कहलाते हैं। लेकिन जो भारतीय सरकार है, जो एक भारतीय परिवार है, भारतीय गवर्नमेंट है, उनका इनकम का सोर्स क्या होता है, उनका इनकम का सोर्स होता है रेवेन्यू। वो रेवेन्यू के नाम के बेसिस पर ही वो आपसे क्या मांग सकते हैं, टैक्स या इनकम जनरेट कर सकते हैं और बाकी भारतीय अर्थव्यवस्था को चला सकते हैं। ये बातें बहुत सिंपल है। अगर
बताया जाए कि इनकम या रेवेन्यू का जो सोर्स है वो कहां से क्या क्या कितना कितना प्रतिशत है, तो इनकम टैक्स से जो रेवेन्यू जो जनरेट होता है वो कितने परसेंट है, 19% है। कॉर्पोरेटिव टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स से 17%, कस्टम ड्यूटी से 4%, आपके नॉन डेप्थ कैपिटल बोरोइंग अदर्स या बोरो करना या लाइबिलिटीज जो होती है उससे सबसे ज्यादा परसेंट का क्या होता है, रेवेन्यू भारतीय गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट जनरेट करती है। ये बात बहुत सिंपल है। अब अगर आपको बताएं रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट में आप कहां कहां से इनकम जनरेट करते हैं, वो है इनकम टैक्स, जीएसटी, कस्टम ड्यूटी, इंटरेस्ट, पेनाल्टी और फीस तमाम प्रकार की। इससे रेवेन्यू रिसिप्ट क्या करते हैं, सम अप करते हैं इंडियन गवर्नमेंट। इसमें ना ही आपकी कोई लाइबिलिटीज पर कोई फर्क पड़ता है, ना ही आपके कोई असेट पे फर्क पड़ता है, बस इनकम का क्या है, एक सोर्स है ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट। दूसरी जगह अगर आपको कैपिटल रिसिप्ट के बारे में बताया, कैपिटल रिसिप्ट के बारे में बताए, तो इसमें कुछ ना कुछ फर्क पड़ता है हमारे लाइबिलिटीज में, और दूसरी जो है ये इनमें भी इनकम का जनरेशन होता है, नो डाउट, बट देयर इज अ डिफरेंस। यहाँ पे फर्क पड़ता है, किस में फर्क पड़ता है, हमारे लाइबिलिटीज में फर्क पड़ता है, और दूसरा जो हमारे असेट्स होते हैं उन पे भी फर्क पड़ता है। जैसे कि मान लो आपको जमीन बेचते हैं तो आपके असेट क्या हो रहे होते हैं, कम हो रहे होते हैं, लेकिन आप जब इनकम टैक्स दे रहे होते हैं जो कि क्या कहलाता है हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट, तो उसमें बस सिर्फ पैसा ही देना पड़ रहा होता है। देयर इज नो असेट और लाइबिलिटीज, कोई भी डिफरेंसेस नहीं आता है। खैर, तो अगर देखा जाए तो रेवेन्यू रिसिप्ट में 31,29,200 मतलब कि 31,29,200 करोड़ की रेवेन्यू रिसिप्ट। दूसरी जगह कैपिटल एक्सपेंसेस और रेवेन्यू जो है वो क्या है, 48,20,512 करोड़ है। अगर नेक्स्ट स्लाइड में बताएं तो बजट के बारे में कुछ खास बात यह है कि 3 प्रकार के बजट होते हैं, सरप्लस बजट, बैलेंस्ड बजट और डेफिसिट बजट। सर, ये डेफिसिट बजट या सरप्लस बजट या बैलेंस बजट में हम लोग कौन से वाले बजट में अभी फिलहाल में डिस्कस कर रहे हैं या आप लोग फेस कर रहे हैं, तो वो है डेफिसिट बजट। जो हमारा अभी का बजट जो है वो एक तरीके का डेफिसिट या डेफिसिट बजट है। उसका कारण है कि इनकम है कम और खर्चे हैं ज्यादा। आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया वाला जो आपने गाना सुना है वो बहुत ही हद तक इस पर डेफिसिट बजट के ऊपर आधारित है। बैलेंस्ड बजट क्या होता है कि इनकम आपकी 100 रुपए है तो खर्चे भी आपके 100 रुपए है, ना ही सेविंग हो रही है, बस जो आ रहा है जा रहा है। दूसरे नंबर पे जो सरप्लस बजट होता है, आपकी इनकम ज्यादा है और एक्सपेंसेस कम है, खर्चे कम इनकम ज्यादा। क्या भारत में आज तक सरप्लस बजट आया है? तो आप ताज्जुब करेंगे कि 1950 और 1951 में जो बजट आया था वो सरप्लस बजट था भाई साहब 71 लाख का। और अब 1950 के बाद अब 2024 हो गया है, तो हम लोग कौन से बजट के क्राइटेरिया में आ गए हैं? डेफिसिट बजट के क्राइटेरिया में आ गए हैं। ये बहुत ही शर्मनाक है अभी फिलहाल में हम लोगों के लिए। खैर, इससे भी कई गुना इंपॉर्टेंट बात यह है कि कौन से बजट को कितने क्या रुपए मिले हैं। तो देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में 18,58,158 करोड़ अलॉट हुए हैं। दूसरी जगह मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में 6,21,940। अभी डिफेंस में अभी तक का सबसे महंगा बजट क्या हुआ है, इंट्रोड्यूस हुआ है। दूसरी जगह यदि आप मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज को करें तो 2,78,000 करोड़ का क्या दिया गया है, इन्हें अलॉटमेंट हुआ है। रेलवे को 2,55,393 करोड़ का बजट क्या हुआ है, बनाया गया है। अच्छा, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर एंड फूड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन में 2,23,323 करोड़ का। अब जब इस बार निर्मला सीतारमण जी बजट इंट्रोड्यूस कर रहे थे तो बेचारे मिडिल क्लास के लोग या गरीब लोग बहुत ही ज्यादा उम्मीद लगाए हुए थे, लेकिन कुर्सी को बचाने के लिए साहब एक बहुत ही बड़ा खेला हो गया है। और ये खेला ऐसा है कि हम जो आम लोग होते हैं ना, या कॉमन पीपल्स होते हैं, वो अपने पैसे या इनकम टैक्स के पैसे जो होते हैं वो देते इसलिए हैं ताकि ऐसे डैम बनाए जाए, ऐसे पुल बनाए जाए जो आसानी से टूट जाएं। क्या मजाक कर रहे हो साहब। खैर, इनसे उम्मीदें बहुत लोगों की थी, गरीब लोग, गरीब किसान, युवा जिनको चाहिए थी नौकरियां, महिलाएं जिनको चाहिए थी सिक्योरिटी
कैपिटलिज्म, और बुढ़ापे में भैया चाहिए पेंशन। लेकिन इतनी उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाए हैं इस बार की एनडीए गवर्नमेंट। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये तमाम प्रकार के डाटा है। खैर, ये इस बार किस चीज पर फोकस किए थे मेनली? इन्होंने बोला था कि प्रोडक्टिविटी, एग्रीकल्चर को इनहेंस करवाएंगे, एम्प्लॉयमेंट स्किल डेवलपमेंट करवाने की कोशिश करेंगे, ह्यूमन रिसोर्स बढ़ाएंगे, स्ट्रेंथनिंग मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज, फोकस ऑन अर्बन डेवलपमेंट, एनर्जी सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इन पर कुछ ना कुछ स्टेप्स उठाएं। हम लोग इस बार ना एज अ टीचर हम लोग ना ही यहाँ पर गवर्नमेंट को सपोर्ट करने आए हैं, ना ही अगेंस्ट में है, बट हम लोग एज अ न्यूट्रल स्पीशीज यहाँ पर डिस्कस करने आए हैं कि हाउ विल इट अफेक्ट अस। दूसरी जगह देखा जाए तो हमारे स्लाइड्स में समझ में आ रहा होगा कि आपको कैंसर्स की दवाइयाँ सस्ती हो गई हैं इस बजट में। कुछ अच्छी बातें भी हैं, ये है कि कैंसर की मेडिसिन जो है वो सस्ती हो गई हैं। मोबाइल एंड एसेसरीज वगैरह जो चार्जर्स वगैरह हैं वो कैसे हो गए हैं, चीप हो गए हैं। सोना भी सस्ता हो गया है, इसमें कस्टम ड्यूटी क्या हो गई है, कम हो गई है। आप ज्वेलरीज वगैरह भी आप क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। अगर मान लो आपका सोना 76,000 का था तो अराउंड 10% के अराउंड कस्टम ड्यूटी कम हुई है, और ये बहुत हद तक 68-69,000 तक आपको अब मिलने चालू हो जाएगा। खैर, इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। अच्छी बात यह है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर भी एग्जेम्पशन लिमिट इंक्रीज टू 1.25 लाख, 12.5% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को वही भैया बढ़ा दिया गया है। पहले क्या होता था कि मान लो आप कहीं मार्केट में, स्टॉक मार्केट में पैसे लगाते थे, इसके ऊपर हम फिर से चर्चा करेंगे, तो लॉन्ग टर्म के ऊपर जो टैक्स हुआ करता था वो 10% हुआ करता था। लेकिन इस बार इन लोगों ने 10 से 12.5% क्या कर दिया है, टैक्स बढ़ा दिया है। मान लो आपने 1 लाख रुपए लगाए और आज से 10 साल बाद आपको 20 लाख रुपए मिलने वाले हैं। 20 लाख कोई ज़्यादा अमाउंट नहीं है। 20 लाख पर आपको जितना भी प्रॉफिट हो रहा है, पहले कितना कटता था 10%, लेकिन अब 12.5% कटेगा। मतलब इसमें नुकसान कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को हुई तो होगी, बिल्कुल हुई होगी, नो डाउट। अगर 10 लाख जॉब्स के लिए इन्होंने कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं, जैसे कि ये कह रहे हैं कि 15-15 हज़ार के जो स्टार्टिंग के, जो शुरुआत में जिनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी उनको 15-15 हज़ार रुपये अलॉट किए जाएंगे 3-3 के किस्त में। इससे मोटिवेशन बढ़ेगा, लोग जो होंगे जॉब सीख करेंगे, अच्छी बात है। सोलार पैनल्स की वैल्यू, सोलार पैनल्स के ऊपर जो कस्टम ड्यूटी है वो डिक्रीज कर दी है। इससे क्या होगा, ग्रीन इकोनॉमी के ऊपर काम करेंगे। पीएम सूर्यग्रह मुफ्त बिजली योजना, ऐसे स्कीम्स में भी फायदा होगा हम सब लोगों को। खैर, अब आप मजेदार चीजें देखें, क्यों इस बार के बजट को नीतीश और नायडू का बजट बोला जा रहा है। जी हाँ, क्यों बोला जा रहा है नीतीश और नायडू का बजट? नीतीश और नायडू का बजट इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि इनके जो स्टेट है उनको बहुत ज्यादा पैसा मिलने वाला है। कितने? 15,000 करोड़ दे दिए भाई साहब। कितने? 15,000 करोड़ अलॉट किए गए हैं किनको? फॉर द आंध्र प्रदेश, फॉर द न्यू कैपिटल। 15,000। अब ये गवर्नमेंट का कारण, इन्होंने जो रीजन दिया है वो ये है कि जब आंध्र प्रदेश तेलंगाना से हटी तो उसने अपनी कैपिटल खो दी। कैपिटल हैदराबाद क्या कर दी? खो दी। तो अब वो लोग नया कैपिटल बनाने वाले हैं आंध्र प्रदेश। कौन सी? अमरावती। तो उसके ऊपर ये क्या करना चाहते हैं? एक्सपेंसेस खर्च करना चाहते हैं। तो आंध्र प्रदेश ऑब्वियसली नायडू जू, तो नायडू जू को कितने मिल रहे हैं? 15,000 करोड़ रुपए मिल रहे हैं। ठीक है, बढ़िया है। क्या नायडू जी अकेले ही है? नहीं भाई साहब, बिहार के लिए भी 26,000 करोड़ दिए गए हैं ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर या नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किया जाए, या एम्स या हॉस्पिटल दुनिया भर के, या रोड्स हाईवेज का डेवलपमेंट किया जाए। 26,000 करोड़ दिए गए हैं, निर्मला सीतारमण जी ने दिए हैं। अब ये निर्मला सीतारमण जी ने दिए हैं या कुर्सी बचाने के लिए एक तरीके से फीस है या कोलेटरल है, वही सेम टू सेम। अब क्या है क्या नहीं है
भगवान जाने। खैर, सेंट्रल प्रपोजेस 26,000 करोड़ फॉर रोड प्रोजेक्ट्स इन बिहार। अब बेचारे जो मामा हैं हमारे, कौन मामा, मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान जी, जिनको एग्रीकल्चर मिनिस्टर बनाया गया है, उनको ऐसे कोई स्टारडम वाले प्लान्स तो देखने को नहीं मिले हैं। खैर, इसके बारे में भी हम चर्चा आखिरी में करेंगे। खैर, अगर हम आपको बताएं साहब कि आप अगर इनकम जनरेट करते हैं या इंडियन गवर्नमेंट पैसा जो जनरेट करती है जिसको हम क्या बोलते हैं, रेवेन्यू, उसमें ओनली 2.2% जो है वो इनकम टैक्स पेयर्स हैं। मतलब 2.2% जो पॉपुलेशन है, इंडियन पॉपुलेशन है, उसमें से 2.2% लोग ही टैक्स पे करते हैं। टैक्स पे जो 2.2% करते हैं वो टोटल रेवेन्यू का 19% है, विच इज अ वेरी ह्यूज अमाउंट। ऑन द अदर हैंड 9% नॉन टैक्स रिसिप्ट्स है, बोरोइंग एंड अदर, ये हमने आपको बताया था बिफोर स्लाइड्स में। मिडिल क्लास टैक्स स्लैब में आप लोगों को देखने को मिला है कि मिडिल क्लास टैक्स स्लैब के अंदर अब 3 से 5 लाख जो कमाने वाले लोग हैं वो भी इनकम टैक्स कुछ ना कुछ अमाउंट तो पे करेंगे। ऐसा इसलिए चाह रही है इंडियन गवर्नमेंट, बिकॉज वो चाहते हैं कि पहले अगर 10 में से 2 लोग क्या करते थे, टैक्स पे करते थे, तो अब 10 में से 6 लोग क्या कर पाए, टैक्स पे करें। क्योंकि ओनली 2.2% लोग ही हैं, इंडियन पॉपुलेशन ही है जो इनकम टैक्स क्या करती है, पे करती है। टैक्स ऑन स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स। क्या होता था कि जनरली आज के टाइम पर इंट्राडे जो एक दिन के अंदर इन्वेस्ट करें और शाम के शाम पैसे निकाल लें, करने वाले लोग ज़्यादा हो गए हैं। तो इससे मार्केट की जो वॉलेटिलिटी होती है वो क्या हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है। बहुत ही ज़्यादा मार्केट क्या हो जाता है, वॉलेटाइल रहता है, कभी इंक्रीज हो जाता है, कभी डिक्रीज हो जाता है। तो इससे जो क्या होगा साहब, जो कंटिन्यूसली जो मार्केट है वो क्या होता है, अप्स और डाउन्स देखने को मिलता है। तो निर्मला जी सीतारमण जी ने जो क्या काम किया है कि जो टैक्स है उसकी वैल्यू क्या कर दी है, इन्होंने इंक्रीज कर दी है। जो इंट्राडे में टैक्स लगने वाला है, बाय द स्टॉक मार्केट क्रैश्ड एज निर्मला सीतारमण अनाउंस द यूनियन बजट। भाई साहब, जब इन यूनियन बजट जब ये क्या कर रहे थे, यूनियन बजट का ये अनाउंस कर रहे थे तो स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया था। उसका कारण है क्योंकि इन्होंने बोला कि अब से क्या हो जाएंगे, जो टैक्स की वैल्यू है वो हम क्या करने वाले हैं, इंक्रीज करने वाले हैं। जो इंट्राडे इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा दुखद खबर थी। तो क्या जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं क्या उनके लिए अच्छी बात थी? बिल्कुल, उनके लिए तो और ज़्यादा परेशानी बात थी। कारण क्या है कि पहले लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए जो टैक्स का रिडम्पशन था वो था 10%, उन्होंने इंक्रीज करके क्या कर दिया, 12.5%। तो इससे हो क्या गया, जो मार्केट है वो तुरंत ही क्या हो गया, क्रैश हो गया। बजट 2024 रिमूव इंडेक्सेशन बेनिफिट फॉर द प्रॉपर्टी सेल्स एंड इंक्रीज कैपिटल गेन्स। अब कुछ लोग कहेंगे इंट्राडे या स्टॉक मार्केट नहीं तो हम क्या करते हैं, जमीन खरीद लेते हैं, आज खरीद लेंगे और 20 साल बाद बेच देंगे। लेकिन इसके ऊपर भी टैक्स की निगरानी इंडियन गवर्नमेंट की है और उन्होंने इसका भी बहुत ही खतरनाक पेच लगाया है साहब। वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। कैसे? जैसे आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं जिसकी जो वैल्यू है वो कितनी है, 20 लाख रुपए है। कितनी? 20 लाख रुपए। आपने 2005 में कोई प्रॉपर्टी खरीदी जिसकी वैल्यू कितनी थी, 20 लाख, और 2024 में आकर उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 40 लाख। तो जो इंडियन गवर्नमेंट थी वो पहले क्या करती थी, आपको महंगाई भत्ता काट कर आपके ऊपर टैक्स वैक्स लगाया करती थी। वो कैसा होता था कि मान लो आज के जो 20 लाख है, 2005 के जो 20 लाख है, वो 2024 के कितने हुए, 30 लाख रुपए। तो मुनाफा आपको 40 लाख, मतलब 40 लाख रुपए टोटल मिल रहा है। तो कितने का मुनाफा हुआ, 10 लाख का। तो वो आपके ऊपर जो टैक्स लगाया करती थी वो कितने का लगाती थी, 10 लाख के ऊपर, विच इज 20%। लेकिन अब क्या कर रहे हैं ये लोग, गेम खेल रहे हैं भाई साहब, तेज बुद्धि के हैं ना। अब आपके ऊपर कोई महंगाई भत्ता नहीं होगा, बल्कि इन्होंने क्या कर दिया है, 12.5% आपको टैक्स तो देना ही पड़ेगा। और वो कितने पे देना पड़ेगा, 40 के 40 या 20 के 20 लाख जो प्रॉफिट है उसके ऊपर।
तो ये दुगना खेल हो गया है, क्योंकि पहले महंगाई भत्ता कैलकुलेट करना मुश्किल होता था या अभी भी मुश्किल पड़ता था, तो इन्हें एक अलग ही सिस्टम क्या कर दिया है, अनाउंस कर दिया है। खैर, कॉपर गुड्स, लेदर, गोल्ड, प्लेटिनम, मोबाइल, बैटरीज, कैंसर ट्रीटमेंट्स के लिए जो मेडिसिन, सोलर सेट्स, एक्सरे इक्विपमेंट्स, इलेक्ट्रिक कार्स, लिथियम आयन बैटरीज, फिश और 25 असेंशियल मिनरल्स जो भी हैं उनकी वैल्यू या उनके जो उनके ऊपर कस्टम ड्यूटीज है वो क्या कर दी हैं, डिक्रीज कर दी हैं। ठीक है, कुछ तो अच्छा भी हुआ है। लेकिन द टाइम्स ऑफ इंडिया बोलती है, क्या बोल रही है साहब, कि इन द मेजर बूस्ट ऑफ इंडिया स्टेम इकोसिस्टम द गवर्नमेंट हैज अबॉलिश्ड एंजल टैक्स। एंजल टैक्स क्या होता था, व्हाट इज एंजल टैक्स? तो जैसे कि कोई मान लो कोई नई स्टार्टअप आप खोलना चाहते हैं, जैसे हम कोई नया स्टार्टअप खोलना चाहते हैं या इस पेन का हम स्टार्टअप खोलना चाहते हैं, तो हमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो होगी वो होगा इन्वेस्टर, कोई हम पे इन्वेस्ट करे। मान लो कोई हम पे 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाहता है, तो गवर्नमेंट जो होती है इन्वेस्टर्स के जो इन्वेस्टिंग मनी है उसके ऊपर भी टैक्स लगाती थी, और जो हमें एक्चुअल अमाउंट मिलना होती थी वो क्या मिलती थी, कम मिलती थी। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे आप लोग स्टार टैंक देखे ही होगा भाई साहब, आपने शार्क टैंक देखा होगा, माफ कीजिएगा। तो शार्क टैंक के अंदर जैसे मान लो भाई को 1 करोड़ मिल रहे हैं, 1 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं, तो उसके ऊपर एंजल टैक्स लगता था। एंजल टैक्स लगने की वजह से 30% रुपए कटौती होने के बाद टोटल जो पैसा मिलने वाला होता है वो कितना मिल रहा है, 70 लाख। तो इससे जो इन्वेस्टर्स हैं और सामने वाला जो स्टार्टअप जो क्रिएट करने वाला है वो डिमोटिवेट रहता था और टेंशन में रहता था, या उसको इतना ज़्यादा प्रोडक्टिविटी नहीं मिलती थी। तो नए नए स्टार्टअप भी क्या हो रहे थे, चल ही नहीं पा रहे थे या आगे नहीं आ पा रहे थे, इनिशिएट लोग नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अब एंजल टैक्स क्या हो गया भाई साहब, हट गया है, और अब आपको पूरे के पूरे 1 करोड़ रुपए आपके खाते में क्या कीजिएगा, इतनी बड़ी अमाउंट का। खैर, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट जो लोग बोल रहे हैं उसके बारे में बात करते हैं और जो सरकार बोल रही है उसके बारे में बात करते हैं। लोग क्या बोल रहे हैं कि भाई साहब पर्सपेक्टिव ये है कि बीजेपी गवर्नमेंट ने अपनी सरकार बचाने के लिए पैकेज इन स्टेटों को दिए। कौन से स्टेटों को, आंध्र प्रदेश एंड बिहार। अच्छा, जिन स्टेटों पे ये लोग जीते हैं एक्चुअल में बीजेपी, उनके लिए कोई ऐसा खास प्रबंध नहीं किया गया है। तो इस बार का जो बजट है कई हद तक नीतीश नायडू या कुर्सी बचाने वाला बजट भी कहा जा रहा है। दूसरी जगह अगर जो गवर्नमेंट बोल रही है, गवर्नमेंट क्या कहेगी, गवर्नमेंट कुछ ना कुछ तो बोलेगी। तो उन्होंने बोला है कि स्पेशल पैकेज इसलिए दिए गए, स्पेशल स्टेटस इसलिए दिए गए, पर्सपेक्टिव इसलिए दिए गए। उनके कारण क्या बताया कि नालंदा विश्वविद्यालय खुलवाना है या एम्स खुलवाना है, या दुनिया भर के जो बयान दिए गए हैं जो हमने आपको बताए हैं, दोनों ही। अब कौन सी बात सही है कौन सी बात गलत है, कि जनता जनार्दन समझदार बहुत है, बहुत ज़्यादा समझदार है। लेकिन जनता जनार्दन समझदार है यदि, तो फिर लाडली बहना योजना में पैसा भी चाहती है, फ्री इलेक्ट्रिसिटी भी चाहती है, फ्री बस राइड भी चाहती है, फ्री कास्ट रिजर्वेशन चाहती है। तो वही पैसा ही तो आपका कहाँ जा रहा है, कुर्सी बचाने के लिए जा रहा है ना साहब। या आप इसको खत्म कर दें या फिर वो खत्म करवाएं। तो दोनों साइड का गेम जो है वो बहुत ही तरीके से क्या हो रहा है, बैलेंस नहीं हो पा रहा। आपको समझ लानी पड़ेगी कि कोई भी चीज़ फ्री में नहीं मिलती है, यू हैव टू पे फॉर इट, और आप पे कर रहे हैं, बहुत ही खतरनाक तरीके से पे कर रहे हैं। इसलिए ये बजट कम, कुर्सी बचाओ बजट ज़्यादा हो गया है। तो गरीबों को मिली सब्सिडी, अमीरों को मिला रिबेट, और मिडिल क्लास वाले लोगों को मिला मिडिल फिंगर, और देखते रह गए टीवी डिबेट। आशा है आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। कृपया अपने दोस्तों परिवारजनों को ये ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।